हाय। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि मैंने जॉब क्यों नहीं लिया, मैंने जॉब नहीं लिया या फिर मुझे जॉब मिला नहीं, या मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ तो घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, वीडियोस बनाना था तो मैंने कॉलेज क्यों किया, मैं ऐसे ही कोई भी सस्ते कॉलेज में कर लेता है, उतनी दूर जाने की, इतने पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, जिन्हें क्लियर करना ज़रूरी नहीं है बट कर देते हैं। आपको इससे बहुत सारी नई चीज़ें जानने मिलेंगी, नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपके लिए शायद ये वीडियो पेनल्टीमेट मोटिवेशन बनने वाला है, क्योंकि अल्टीमेट मोटिवेशन तो भाई संदीप महेश्वर ही दे सकता है, वो हम नहीं कर सकते। तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने मिलेंगी, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, गोल सेटिंग कैसे होता है, प्लानिंग कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, और भी कई सारी चीज़ें। तो वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है नया तो आप इसे पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जितनी सारी चीज़ें हैं ये सारी सच है, ये मैं कुछ ब्रैग नहीं कर रहा, मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा है, ठीक है। जो मैं किया हूँ या जो मैं करने वाला हूँ, जो मैंने सोचा है, ये वो सारी चीज़ें हैं। और मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट और आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग अलग है। मैं जो स्केल में रिस्क ले सकता हूँ, आपका स्केल शायद उससे ज़्यादा हो या कम हो। तो मेरा प्लानिंग को लेके आप अपना प्लानिंग मत करिए, आप अपना खुद का प्लानिंग बनाइए। कैसे क्या प्लान करते हैं इस वीडियो में हम ज़रूर सीखेंगे। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल 10 रुपये के लिए कि मैंने प्लेसमेंट छोड़ी या मुझे जॉब मिला नहीं। तो इसका आंसर है मैंने प्लेसमेंट खुद छोड़ दी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे घटने लग गया था। अक्टूबर के बाद से आई गेस मैंने मेल्स देखना ही बंद कर दिया था। तो दूसरा सवाल 20 रुपये के लिए कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा, मैंने प्लेसमेंट क्यों छोड़ा। तो इसका सिंपल सा आंसर है मेरा इंटरेस्ट घट रहा था। प्लेसमेंट चालू हुआ तो मैं बैठता था, बट मेरा CGPA अराउंड 8.65 था। तो 8.5 से ऊपर CGPA इज़ अ डिसेंट वन टू सिट फॉर प्लेसमेंट। तो मेरा 6.5 था, तो तभी भी मेरे नाम नहीं आते। तो मैं दूसरी चीज़ें पढ़ने लगा। मैं फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन होने लगा। मैंने एक आइडिया डेवलप किया ट्रैवल से रिलेटेड, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा जो चीज़ मुझे पसंद है उसके रिलेटेड अगर मैं कोई एक बिज़नेस खड़ा करूँ तो मुझे पसंद है और उसके ऊपर बिज़नेस, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो मैंने ट्रैवल से रिलेटेड एक आइडिया मन में डेवलप किया, और फिर तो मुझे पता तो नहीं है कि बिज़नेस कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह। तो ढूंढते ढूंढते मुझे कोहॉर्ट प्रोग्राम मिला, जो कि एक्स गूगल, एक्स लिंक्डइन, एक्स याहू के एम्प्लॉयज़ कंडक्ट कर रहे थे। तो 2 मास्टर क्लास थे, स्टार्टअप मास्टर क्लास और प्रोडक्ट डेवलपमेंट मास्टर क्लास। तो मैंने दोनों ले ली और मैंने मास्टर क्लास किया। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत सारे टर्म्स पता चले कि कैसे, अच्छा आइडिया आ गया, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है और ऐसे आगे की चीज़ें। तो मास्टर क्लास ख़त्म हुआ, बट ऐसा नहीं होता कि आपने कोहॉर्ट कर लिया, एक मास्टर क्लास कर दिया तो आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं, ऐसा नहीं होता। बट रफली एक आइडिया मिल गया कि अच्छा। फिर वहाँ से मैंने VC से भी बात करी। उसके बाद आइडिया वैलिडेशन के लिए मैं लोगों से बात करने लगा, इधर उधर सारे लोगों को अपने आइडियाज़ बताने लगा। आइडियाज़ में डिस्कस करने लगा लोगों के। मैं डिस्कस करते करते मैं US तक पहुंच गया था। US के लोगों के साथ भी डिस्कस करने लगा। फिर बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत सारे आइडिएशन के बाद फिर कुछ कारण से मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो 2 हफ्ते पहले मैं देखता हूँ कि जो सेम आइडिया, सेम जो मैंने सोचा था, वो 2 हफ्ते पहले CNBC के आर्टिकल में मैं पढ़ रहा हूँ कि वो एग्जीक्यूट हुआ है। अभी 1 महीने पहले किसी ने उसको बनाया है और उसको एग्जीक्यूट किया है। तो अच्छी बात है, ऐसे होता है कि उसी में मुझे पता चला कि जो आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही सोच रहे हैं। दुनिया के कोई ना कोई कोने में ऐसा एक होगा जो कि वही सेम आइडिया सोच रहा है। फिर आता है कि आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको टेस्ट कितना जल्दी करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, अलग बात है। तीसरा सवाल 30 रुपये के लिए कि तुम्हें इतने बड़े कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुम्हें वीडियोज़ ही बनाना था तो तुम यहीं कहीं सस्ते कॉलेज में पढ़ लेते, इतने पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत थी। तो इसको आंसर करने के लिए मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि जब भी आपको कुछ बीमारी होती है तो आप पहले प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों दौड़ते हैं। आप चाहे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हैं कम पैसे में, लेकिन आप प्राइवेट जाते इतना लाख रुपए क्यों खर्चा करते हैं। तो इसको मैं ऐसे आंसर करूँगा कि आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एजुकेशन को इसलिए ऐसे देखते हैं कि आप एजुकेशन देके एक जॉब करना चाहें तो फिर वो आपका पर्सपेक्टिव है। तो उसके लिए आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो बिग बाज़ार में काम कर सकते हैं एज ए सेल्समैन, वो भी तो एक जॉब ही है, वो भी एक कंपनी है। आप चाहे तो जावेद हबीब में झाड़ू भी लगा सकते हैं, वो जावेद हबीब एक अपने आप में बड़ा ब्रांड है।
तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं कंप्यूटर के सामने कुछ होना चाहिए, तो आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए हाई पावर स्किल्स या एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही सीख सकते हैं कोई भी कंप्यूटर क्लास लेके। तो मैं एजुकेशन को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपना डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके, आप बेटर डिसीजंस अपने लाइफ में ले सके। नहीं तो स्विगी डिलीवरी बॉय इधर नीचे आता है, मैंने उसको पूछा था कि भाई तू कितना कमा लेता है एक महीने में। उसने बोला 25,000 रफली कमा लेता है, यानी एक साल में 3 लाख रुपए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टार्टिंग सैलरी जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज़ हैं, वीआईटी के प्लेसमेंट मेल्स में भी आप देख सकते हैं, 3 लाख रुपए देते हैं मास रिक्रूटिंग। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक स्विगी डिलीवरी बॉय का सैलरी सेम है, तो आप क्यों इतना खर्चा करके एजुकेशन दे रहे हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हो, जबकि स्विगी डिलीवरी बॉय बनाओ, आराम से वो बस यहाँ से यहाँ जाएगा, सामान डिलीवरी करेगा और 3 लाख रुपए लेके आ सकता है। तो समझ रहे हो एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मुझसे ये पूछा जाता है कि यार आदर्श घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है, अगर तुम्हें वीडियोज़ ही बनाता तो तुम घर में भी बैठ के बना सकते थे। तो देखिए, एनवायरनमेंट और फ्रेंड्स आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप ये 2 आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट कैसे आपके सक्सेस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फ्रेंड्स कैसे आपके सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो भगवान की देन से अच्छे फ्रेंड्स तो कुछ बना लिए, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव है और उसको चेंज करना आई गेस नामुमकिन है। लोगों से बात करेंगे ना तो पता चल जाता है कि वो कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कितनी दूर तक सोचते हैं। जैसे आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपका ब्रेन खोल के थोड़ी देखता है, आपको 10 सवाल पूछता है, उससे उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है। वैसे ही मैंने इस चीज़ को डिकोड किया कि वहाँ के लोगों का ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, वो लोग दूरदृष्टि वाले लोग नहीं हैं, वो लोग फिक्स्ड माइंडसेट है। और मैंने और एक चीज़ नोटिस किया कि उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, उनको दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो उनका जो माइंडसेट है वो एनसीईआरटी बुक की तरह है, जो 30 साल पहले लिखा गया था, जो आज की डेट में मतलब वैलिड नहीं है। तो वैसे ही उनका माइंडसेट भी 30 साल पुराना है, जो आज के टाइम में वैलिड नहीं है। तो जैसे हम एनसीईआरटी बुक को फेंक नहीं सकते, हमें ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही हम उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते, आप जितना भी कोशिश कर लो। तो हमने सोचा क्यों माइंडसेट चेंज करने में चले और अपना टाइम वेस्ट करें। तो एनवायरनमेंट अगर गलत लग रहा है तो एनवायरनमेंट चेंज कर दो। तो हम वहाँ से उड़े और इधर पहुँचे। अभी मैं बताता हूँ यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। मैं हर शाम डेली एक पास के चाय दुकान में जाता हूँ चाय पीने के लिए। अभी ये वीडियो ख़त्म करके मैं जाऊँगा। वो जो चाय स्टॉल है वो बेसिकली एक चाय सुट्टा बार या फिर MBA चाय वाला जैसा है। वो यहीं का एक स्टार्टअप है। उसने लास्ट ईयर जनवरी में, यानी 17-18 महीने पहले उसने शॉप खोला, यहीं मेरे घर के पास है, 100 मीटर दूर। तो उसने 1.5 साल मार्केट को एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि उसका चाय का सेल कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो 4 दिन पहले मतलब मेरी उसके फाउंडर के साथ मुलाकात हुई। तब मुझे पता नहीं था कि वही फाउंडर है। उसने मुझे फीडबैक मांगा, तो फिर बातचीत हुआ, तो फिर पता चल गया। तो फिर मुझे उससे पता चला कि वो अभी 1 महीने के अंदर 25 शॉप्स एक ही दिन में एक ही साथ ओपनिंग करने वाला है। तो मैं बोला यार ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की नहीं लग रहा है, एक दिन में 25 शॉप्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तो उसने बोला कि यार ज़िंदगी मुझे एक ही मिली है, अगर उसमें भी रिस्क नहीं लिया तो क्या किया। तो मुझे ऐसे लोग मेरे आसपास चाहिए जो मुझे डेली बेसिस पे मोटिवेट करे। मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए कि जो मुझे डिवैल्यू करे या फिर जो मुझे अंडरमाइन करे, जो मेरी बातें समझ ना पाए। तो एनवायरनमेंट चेंज करना इसी के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए, मूर्ख को एक टाइम के लिए समझाया भी जा सकता है, एक बार के लिए, अगर उसमें कुछ जानने की इच्छा हो। लेकिन मूर्ख प्लस ईगोइस्टिक, ये बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है। इनको आप समझा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें सब पता है। इनकी उम्र 45 की हो गई है तो इन्होंने दुनिया देख ली है। अगर आप जेफ बेजोस का ये अभी का न्यूज़ पढ़ोगे तो ये इसने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है जो कि इसके एज को रिवर्स करने वाला है। और आज की डेट में ये पॉसिबल है। साइंटिस्ट इस पर कई सालों से काम कर रहे हैं। एल्टोज लैब्स करके एक है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया है ताकि वो और जिंदा रहे और आगे तक। तो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। आर्टिफिशियल मीट अभी बन रहा है, प्योर मतलब प्लांट सीड से आर्टिफिशियल मीट क्रिएट हो रहा है ताकि बकरियों और आपको क्या मुर्गियों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रितेश देशमुख ने उसकी कंपनी इमेजिन मीट्स करके वो सब चालू हो गया। तो आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चीज़ों को पढ़िए, जानिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तभी आपका आई गेस माइंड डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेरा एम क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो देखिए, ये जो प्लान जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉपरली मैथमेटिकली मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया है
और आप इसको फॉलो मत करिए, आप अपना खुद का प्लान बनाइए। और ये जो है ये मैं पार्शली आपको बताऊंगा, तो आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या चीज़ सोचा है। तो फर्स्ट इज़ टू जनरेट 10 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। देखिए आज के ज़माने में इफ़ यू हैव वन सोर्स ऑफ इनकम देन इट्स इक्विवेलेंट टू हैव ज़ीरो सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन का ज़माना चल रहा है, प्राइसेस स्काई रॉकेट होते जा रहे हैं। तेल का प्राइस वो 103 चल रहा है मेरे होम टाउन में, तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे चीज़ों के दाम कैसे बढ़ने वाले हैं। तो 10 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम में से 50% पैसिव होने चाहिए। दूसरा मेरा एम है टू हैव ए नेट वर्थ ऑफ $1 मिलियन। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। मैंने एक प्लान डिज़ाइन किया जिसका नाम मैंने दिया है $1 मिलियन प्लान। उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 साल चाहिए। तो ईच स्टेप विल टेक 2 ईयर्स। तो जो मेरा पहला स्टेप था वो मेरा यूट्यूब था, जो मैंने लॉन्च किया अप्रैल में आई गेस। तो 2 साल के बाद फिर और एक स्टेप एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी डाउट था कि मैं खाली यूट्यूब ही करने वाला हूँ, क्या मैं खाली वीडियोस बनाने वाला हूँ, ये तो चलता रहेगा, बट हर 2 साल में कुछ नया होते जाएगा। तो 5 स्टेप्स, ईच स्टेप विल टेक 2 ईयर्स, तो 5 × 2 10 ईयर्स। और इसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने 2 साल बफर टाइम रखा है। लेट्स से अगर कुछ रिसेशन वगैरह आता है, जैसे अभी 2020 में पैंडेमिक हो गया, मार्केट क्रैश कर गया, बिजनेस सारे ठप हो गए, तो वैसे अभी हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो 10 साल के अंदर मार्केट करेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मैंने 2 साल और ऐड करके रखा है बफर टाइम। तो 10 + 2 12 ईयर्स चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या मैंने अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा सपना देखा है? बिल्कुल देखा है, आपको भी देखना चाहिए। क्या ये संभव है इसको करना? बिल्कुल संभव है। और ये मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप वेस्टर्न थिंकिंग क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? वेस्ट में ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और इंडिया में मैं कह सकता हूँ ये बीटा वर्जन में है। इंडिया में भी लोग इसको कर रहे हैं और बहुत कम मात्रा में है, लेकिन चालू हो चुका है। तो मैं बस उस प्लान का पार्ट बनना चाहता हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा। तो जो मेरा नेक्स्ट एम है वो है रिटायर एट द एज ऑफ 35। तो अगर मैं सक्सेसफुली प्रीवियस एम को अचीव कर लेता हूँ, हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ $1 मिलियन, देन आई कैन सक्सेसफुली रिटायर एट द एज ऑफ 35। अभी मेरा एज है 22। जो मेरा $1 मिलियन प्लान है उसको चाहिए 12 साल, तो 2 साल का बफर मैंने उसमें जोड़ा है। तो 22 + 12 34। तो अगर नेटवर्थ हो जाता है $1 मिलियन, देन आई कैन रिटायर एट द एज ऑफ 35 और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग बोलते हैं यार ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि यार तुम काम ही नहीं करोगे उसके बाद और तो पैसे। तो यही तो है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास पैसे आते रहेंगे। आपने इतनी सारी चीज़ें करके रखी हैं कि उससे आपको रिकरिंग इनकम आता रहेगा, आपको और कमाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फाइनेंशियल बर्डन इज़ द बिगेस्ट बर्डन दैट यू कैन हैव। तो अगर हमने वही बर्डन को हटा दिया तो हमारा बहुत सारा प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे अगर मैं अचीव कर लेता हूँ तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं कि यार मुझे कल ऑफिस जाने की ज़रूरत है, यार अगर कमाया नहीं तो फिर खाएंगे कैसे, क्योंकि मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो मेरी पूरी होते रहेंगी। सपोज जैसे आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लिया, उसमें 4 दुकान खड़ा किया, एक दुकान का आपने भाड़ा रखा 15,000, तो 4 दुकान 60,000। तो पर मंथ आप ऐसे बैठे रहेंगे और आपको 60,000 रुपये आता रहेगा, जिससे आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और सबका ये गोल होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए 60 साल तक काम करने वाला कॉन्सेप्ट चला गया, वो आउटडेटेड हो चुका है। 2020 में सब पलट चुका है। तो आपका भी ये गोल होना चाहिए कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। तो आप बोलोगे यार फिर ठीक है, रिटायर होने के बाद फिर क्या करना है, 35 के बाद फिर क्या करना है? तो उसके बाद मेरा प्लान है इज़ टू ट्रैवल एंड ऑल्सो टू स्टेप इनटू एंजल इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमें सोसाइटी को भी वापस देना पड़ता है। तो जैसे अगर आपने वेल्थ क्रिएट किया है तो आप दूसरे लोगों की हेल्प करो वेल्थ क्रिएशन में, आप दूसरे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो और उनको हेल्प करो वेल्थ बिल्डिंग में, उनको हेल्प करो सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में। उससे उनका भी पैसा बढ़ेगा, उससे आपका भी पैसा बढ़ेगा। तो ये है मेरा प्लान। तो जब मैंने अपनी माँ को ये चीज़ बताया कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो उन्होंने शायद कुछ रिलेटिव्स या आपको पता नहीं कोई फ्रेंड्स वगैरह से उन्होंने डिस्कस वगैरह किया। तो किसी एक फ्रेंड ने उन्हें ये चीज़ बताया कि स्टार्टअप में फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उनका कोई एक लड़का है जो कि फेल हो गया है, जो मतलब जिसने 5-6 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और 1 साल के अंदर वो डूब गए। तो वही चीज़ मेरे मम्मी ने आके मुझे बताया और फिर इमोशनल ड्रामा, वो तो मतलब पता है आपको, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमने तेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा किया, तुझे पढ़ाया जॉब करने के लिए, तू क्या कर रहा है, इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और रोना धोना, देखिए रोना धोना के लिए मैं प्रिपेयर था, मैं मतलब मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। तो मेरी माँ रोती थी तो मैं बस
ऐसे पोकर फेस बना के ऐसे देखता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरा विजन स्ट्रॉन्ग है, मेरा गोल स्ट्रॉन्ग है, मेरा एम स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। तो मुझे पता था कि ये सारे इमोशनल ड्रामा भी होंगे जो मेरे गोल से मुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे हटना नहीं है। तो उसके लिए मैं रेडी था, बस घर छोड़ना मेरा दूसरा एम था, जो वो भी हो चुका है। तो ये एक्चुअली सच बात है दैट 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स फेल। तो ये तो उन्होंने बता दिया मेरे मम्मी को कि फ़ेल होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्यों फ़ेल होते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि स्टार्टअप्स क्यों फ़ेल होते हैं, क्योंकि वाई जानना ज़रूरी है। तो 34% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो मार्केट में फ़िट नहीं बैठता, जिसको मार्केट की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। वो आपको लगता है कि वो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो दुनिया का, संसार का सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेगा सारे लोगों की, लेकिन सारे लोगों की वो प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आप पहले अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न है 22% मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। आपको इंडियन साइकी नहीं पता, आपको इंडियन लोग कैसे सोचते हैं, तो आप प्रॉपरली मार्केट नहीं कर पाए प्रोडक्ट को, तो वो है एक फेलियर का रीज़न। तीसरा रीज़न है 18% टीम प्रॉब्लम्स। आपकी जो टीम है वो अच्छी नहीं है। तो ये और भी बाकी सारे रीजंस होते हैं, बट मेजरली तो यही 3 है। और फिर 16% फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर बाद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार आदर्श, तुम्हें फिर स्टार्टअप क्यों चालू नहीं किया अभी तक? 1 साल तो हो गया है, तुम क्या कर रहे हो फिर? तो देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है, मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। तो जैसे आपको मैंने रीज़न्स बताया, जो मेजर 3 रीज़न्स हैं, मैं एटलीस्ट वो 3 रीज़न की वजह से फेल नहीं होना चाहता। तो ये टाइम जो है ये उसी में लग रहा है। देखिए, जो मैं एग्जांपल से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि 33 मार्क्स हमारे पासिंग मार्क्स हुआ करते थे। तो अगर कोई 32 लाया या फिर कोई 0 लाया तो दोनों फेल ही हुए हैं। लेकिन जो नेक्स्ट टाइम जब वो रीअपेयर करेंगे एग्ज़ाम, जो 32 लाया है उसने चीज़ें पढ़ रखी थी, बस उसको 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है पास होने के लिए। लेकिन जो 0 लाया है उसे सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी पास होने के लिए। तो मैं बस वो 32 वाला इंसान बनना चाहता हूँ। मुझे फेल होने से डर नहीं लगता, लेकिन मैं वो फेल फास्ट मूव फास्ट वाला कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। प्रिपेयर वेल एंड फेल, तो आप फिर नई चीज़ें सीखेंगे उससे, और फिर आपके चांसेस हाई रहेंगे कि आप पास हो जाएं। तो मैं बस अपने फेलियर रेट को कम करना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं अभी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो फिर आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि आदर्श, तो फिर करता क्या है अगर तूने स्टार्टअप अभी तक चालू नहीं किया? तो मैं दिन के 7 से 8 घंटे खुद के ऊपर स्पेंड करता हूँ, पढ़ता हूँ चीज़ों को। तो 7 से 8 घंटे ऐसा क्या ही पढ़ लेता हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ आपको। पहला, ह्यूमन साइकोलॉजी। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में उतरने से पहले आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ब्रेन के बारे में पढ़ता हूँ, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ता हूँ, क्योंकि आपके आसपास सारे ह्यूमन्स ही हैं। आपका वीसी ह्यूमन है, आपका जो को फाउंडर होगा वो ह्यूमन होगा, आपके एम्प्लॉयज़ ह्यूमन है, आपके माँ बाप ह्यूमन है। तो ह्यूमन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप एक अच्छा स्टार्टअप कल्चर डेवलप कर सकते हैं, और वो कल्चर अच्छा होना स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए। तो ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ता हूँ कि वैलिडेशन, आइडिएशन, और फिर कैसे वीसी फंडिंग वगैरह जो भी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ता हूँ। फिर मैं फाइनेंस के बारे में पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, है ना। फिर क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में पढ़ता हूँ। फिर मैं मार्केट ट्रेडिंग के बारे में पढ़ता हूँ। फिर मैं कोई एक नॉन फिक्शन बुक के बारे में, जैसे अभी मैं थिंक अगेन पढ़ रहा हूँ बाय एडम ग्रांट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आपको समझनी है तो। नेक्स्ट मैंने लाइंड अप करके रखा है नेक्स्ट बुक, ये ख़त्म होने के बाद, नो रूल्स बाय रीड हेस्टिंग्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स इज़ फेमस फॉर हिज कल्चर। तो वो बुक अभी मुझे फिर पढ़ना है नेक्स्ट उसकी। तो ये अगर आप गिनेंगे तो 6 टॉपिक्स, 6 घंटे इसमें हो गए। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे ये 6 चीज़ करने में लग जाता है। मार्केट ट्रेडिंग मैंने अभी रिसेंटली चालू किया है पढ़ना। उसके बाद आता है यूट्यूब। मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, तो उसमें 2-3 घंटे आप एवरेज ले लो कि रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, फिर एडिटिंग। तो 3 दिन अलग अलग काम, तो एक चीज़ 2-3 घंटे, तो 7 घंटे प्लस 2-3 घंटे इसमें, तो वो हो गया 11 घंटे। और फिर तो 11 से 12 घंटे इसी में और हाँ, जो 1 घंटा है वो मैं मार्केट ट्रेडिंग वगैरह कर लेता हूँ। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ उसमें। फिर 12 घंटे काम करते करते निकल गए, पढ़ते और काम करते। और फिर बचे 12 घंटे, तो उसमें से 8-9 घंटे मैं सोता हूँ, और फिर बाकी के घंटे जो मिसलेनियस है। तो अभी मैंने वो जो 12 घंटे जो मेरा काम करने का, उसको मैंने थोड़ा 1.5-2 घंटा कम किया है, क्योंकि मेरा बैक पेन, नेक पेन स्टार्ट हो गया इतना ज़्यादा चेयर में बैठ के। तो
थोड़ा जॉगिंग वगैरह भी अभी क्योंकि फूलते जा रहा हूँ, फैलते जा रहा हूँ, तो हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा कम किया है अभी। अगर आप जानना चाहते हैं मेरा विज़न क्या है, मैं कैसे सोचता हूँ, तो देखिए बचपन से लेकर आज तक मैं एक रेस में रहा हूँ। क्लास में फर्स्ट होने की रेस में, फिर जेई मेंस की रेस में, फिर कॉलेज में 9 पॉइंटर बनने की रेस में, फिर प्लेसमेंट की रेस में। लकीली प्लेसमेंट की रेस मैंने बीच से छोड़ दी। और रेस कब होता है? जब क्राउड होता है। अगर 10 लोग खड़े हैं तभी तो रेस होगा, अगर आप अकेले हो तो रेस कैसे होगा? तो मैं दोबारा से वो रेस में नहीं दौड़ना चाहता, मैं किसी रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आपने देखा होगा जब भी आप मंदिर जाते हो और बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो आप क्या ऑप्ट करते हो? वीआईपी दर्शन के लिए, है ना, ताकि आप क्राउड से हटो, आप पीछे से निकल जाओ और दर्शन करके फिर निकल लो। तो मैं बस वही वीआईपी दर्शन का मुझे टिकट चाहिए, उसके लिए मैंने 10 साल का प्लान बनाया है। हमेशा अगर आप देखोगे तो मिडिल क्लास ही पिसता है। अगर मिडिल क्लास का आपको अगर डेफिनेशन देखना है तो मिडिल क्लास यानी वो आदमी जो एक घर तो ओन करता है लेकिन एक मॉर्गेज के साथ, एक कार तो ओन करता है लेकिन वो एक लोन के साथ, वो एजुकेशन तो अफोर्ड करता है लेकिन स्टूडेंट लोन के साथ। तो ये है मिडिल क्लास का डेफिनेशन। वो लग्जरीज तो ओन करता है लेकिन उसके लिए लग्जरीज क्या है? 2 ट्रैवल वेकेशन और फिर कहीं डाइन आउट, ये उसके लिए लग्जरीज होते हैं। मैं बस ये जो अभी मिडिल क्लास जो है ना, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट हो चुका है। अगर आप ये अमेरिकन स्टैट्स हैं, $46,900 से लेकर $1,40,900 तक अगर आप अर्न करते हो तो आप मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हो। अगर मैं 46,900 को एक्सचेंज रेट के साथ अगर कन्वर्ट करूं यानी इंटू 75 कर दूं तो अराउंड 35,50,000 बैठता है। तो यानी अगर आप अमेरिका में रह के 35 लाख कमाते हो तो आप गरीब हो, कहने का मतलब ये है। और अगर मैं पीपीपी कन्वर्जन करूं तो 10,50,000 समथिंग होता है। तो मिडिल क्लास का मार्केट वैसे ही इंडिया का भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं इंडिया का स्टैट्स क्यों रिलीज़ नहीं करते, सर्वे क्यों नहीं करते, पता नहीं, बट इंडिया का भी मार्केट जो इंडियन मिडिल क्लास मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो मैं फिर से दोबारा से इस क्राउड का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप अगर देखोगे तो इंडियन मिडिल क्लास हमेशा से पिसता है। आप देखो अभी जो 2020 में लॉकडाउन हो गया, पैंडेमिक आ गया, तो ये मिडिल क्लास था, 60% ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास वर पुश्ड टू पॉवर्टी। वो लोग और भिखारी हो गए। और तभी जो वर्ल्ड के बिलियनर्स हैं उनका वेल्थ जो है वो 54% बढ़ गया। वर्ल्ड में 2020 में 500 नए बिलियनर्स पैदा हो गए, 500 नए बिलियनर्स, जबकि आप भूखे मर रहे थे कि खाना कहाँ से आएगा, मेडिसिन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन के लिए भागा दौड़ी कर रहे थे। तो मैं बस ये क्राउडेड मार्केट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ये मेरा एक एम है। दूसरा मेरा ये है कि देखिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ लेकिन मुझे फ्यूचर देखना पसंद है। मैं वो आदमी नहीं बनना चाहता कि अरे यार 10 साल पहले अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते। मैं वो आदमी नहीं बनना चाहता। मैं आज वो चीज़ें ढूंढना चाहता हूँ जो फ्यूचर में करोड़ों रुपए बनाए। तो मुझे फ्यूचर देखना पसंद है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कैसे फ्यूचर देखना पसंद है। 2030 तक बोला जा रहा है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो 1168 मिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास इंडिया में होंगे। तो इसका मतलब क्या है? अगर इंडिया का मिडिल क्लास सबसे बड़ा बनने वाला है, चाइना से भी बड़ा हो जाएगा, यूएस से भी बड़ा है, अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो यानी उनका जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेगा, उनके नए बैंक अकाउंट्स खुलेंगे। अब बैंक अकाउंट्स खुलेंगे इसका मतलब क्या है कि बैंक स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो चीज़ें खरीदने लगेंगे, उनके पास पैसे आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से मैं फ्यूचर देखता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में सबसे बड़ा क्या बनने वाला है, और मुझे ये पसंद है। तो अभी कुछ लोगों का ये पूछना है कि आदर्श ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो तुमने बता दी, प्लान वगैरह, लेकिन तुम्हारा प्लान बी क्या है? अगर सपोज ये वर्क नहीं किया तुम्हारा प्लान, तो तुम्हारा प्लान बी क्या होगा फिर? देखिए, इन माई केस देयर इज़ नो प्लान बी। फॉर मी प्लान बी एक्ट्स लाइक ए सेफ्टी नेट। जब आप एक माउंटेन क्लाइंब करते हो और आपको पता है कि नीचे में एक नेट लगा है, तो आप गिरोगे तो नेट पर ही गिरोगे, तो आप उस शिद्दत के साथ माउंटेन क्लाइंब और करोगे नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि यार क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाएंगे तो नेट पे ही गिरेंगे। तो आपको वो डर नहीं रहेगा, तो आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके प्लान ए पे काम नहीं करोगे। तो मेरे केस में प्लान बी डिस्ट्रैक्ट करने वाले काम करता है, तो मैं इसीलिए मैंने प्लान बी नहीं रखा। और मेरा जो प्लान ए है उसमें 4 स्टेप्स तो होंगे ही होंगे फॉर श्योर। जो एक स्टेप है वो थोड़ा सा वल्नरेबल है, तो उस पर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाकी प्लान ए ही है, प्लान बी में रखता नहीं।
एक और सजेशन मुझे दिया जाता है, लोग बोलते हैं कि आदर्श मुझे लगता है शायद तुम्हें MBA कर लेना चाहिए, और ये चीज़ मुझे भी लग रहा था कि मुझे MBA कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो झुकाव है वो धीरे धीरे फाइनेंस की तरफ बढ़ते जा रहा था। तो जब मैं अपने स्टार्टअप आइडिया लेके बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, तो एक भैया हैं जो कि IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएटेड थे तब, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करने लगा आइडिया को, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था तब आइडिया। और तब मैंने उनसे ये बात भी छेड़ी थी कि भैया मुझे लगता है शायद मुझे MBA कर लेना चाहिए। तो उन्होंने एक मुझे सवाल पूछा कि आदर्श तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें MBA करना चाहिए। तो मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने बोला कि वही सब लोग वही बोल रहे हैं कि मुझे कर लेना चाहिए, तो मुझे भी लगता है शायद मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा झुकाव बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हें उसके लिए IIM आने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे इतने बुक्स हैं, तुम इसको पढ़ सकते हो। तो तब मुझे बात इतनी समझ में नहीं आई, तो क्योंकि हम ऑब्वियसली डिग्री के पीछे भागते हैं, पूरा इंडिया डिग्री के पीछे भागता है। लेकिन लेटर ऑन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार बात तो सही है। तो आज की डेट में मैं MBA जो B स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें मैं फ्री में पढ़ता हूँ, फ्री में पढ़ रहा हूँ, और वो भी वर्ल्ड के टॉप प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी पूरी की पूरी फ्री। तो मुझे लगता है शायद मुझे MBA नहीं करना चाहिए। मुझे 22 लाख दे के वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो कि मुझे फ्रीली अवेलेबल है। बस आपको गूगल करने की देरी है। यू आर जस्ट वन सर्च अवे, आई वुड से दैट। को मैं एक फ़नी सवाल के साथ एंड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये बोले हैं कि यार आदर्श तेरे पास एक ही T-शर्ट है क्या, तू खाली ब्लैक T-शर्ट पहन के बैठा रहता है जब देखो। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी ब्लैक ही हैं लगभग, क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है। तो इसका एक और रीज़न भी है, ब्लैक इज़ द सिंबल ऑफ डोमिनेंस। तो आप 50 कलर अपने सामने रखें और उसके ऊपर बस ब्लैक इंक डाल दीजिए, सारे कलर वैनिश हो जाएंगे, सिर्फ ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक एक डोमिनेटिंग कलर है, और मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जब भी मैं मार्केट में एक प्रोडक्ट लेके आऊँगा तो अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होंगे तो मेरा प्रोडक्ट उसको डोमिनेट करना चाहिए, या फिर मेरा प्रोडक्ट एक मोनोपोली प्रोडक्ट रहना चाहिए। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने प्लान बनाया है बस मैंने ड्राफ्ट किया है और मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। और क्योंकि मैंने अभी रिवील किया है तो फिर ऐसा भी हो सकता है शायद ये काम करे ना करे, तो आप मेरे को 50 चीज़ें फ्यूचर में बोले, बट मेरा काम है ट्राई करना। हमारा काम है कि हम एक ट्राई दे सकते हैं यार, ताकि फ्यूचर में हमें वो चीज़ रिग्रेट ना हो। फेलियर होंगे तो क्या है, हमने जैसे सुना है कि जर्नी मैटर्स, डेस्टिनेशन उतना मैटर नहीं करता। तो मेरे लिए जर्नी बहुत मैटर करता है, और मुझे पता है कि मैं इससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। और मैं जो भी सीखता हूँ, अगर आपको दिखता हो, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे करिए। मैं जो भी चीज़ें सीखता हूँ मैं बस एक नगेट उसका डाल देता हूँ, एक रील बना के या फिर जो भी करके। तो मैं जो भी सीखता हूँ मैं आपको पास ऑन करता हूँ, और इसी के लिए ये चैनल भी है कि मैं जो भी सीखता हूँ मैं आपको भी सिखाऊँ और हम साथ साथ ग्रो करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं खुशी खुशी उसके रिप्लाई करूँगा। बट बाकी के स्टेप्स क्या हैं वो मत पूछिएगा, वो धीरे धीरे पता चलेंगे आपको। 2-2 साल वेट करिए आप।